सबसे पहले टेंशन खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर मैं होता तो आपकी जगह क्या करता, मैं ऐसा करता कि जो लास्ट में अपना डी सेक्शन होता है, पहले उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको कंप्लीट करके अपने सिर से टेंशन खत्म कर लेता कि मुझे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ठीक, सबसे पहले उनका टेंशन फिनिश करता। अब देखो यार, जब बड़े बड़े अपन क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे होते हैं तो अपना हाथ भी ना थोड़ी देर के लिए दर्द करने लगता है। फिर अपना मन करता है यार इतना टाइम हो गया और अभी अपन ने इतने क्वेश्चन किए। तब तब उसके बाद अपन कहाँ शिफ्ट होते हैं, अपन शिफ्ट होते हैं जो डी सेक्शन में अपने पास चीजें मिलती है ना, अपने को क्या बोलते हैं, अपने एक्सट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम और प्रोज मिलते हैं ना। पोएम या फिर प्रोज में से कोई सा भी पैसेज उठा लेते हैं और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर दे देते हैं। तो वो जो चीज रहती है फिर मैं उनको करता। ठीक, फिर मुझे लगता है कि हाँ अब मेरा पूरा डी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर सोचता कि चलो अब वापस से कुछ वेटेज वाली चीजें कर ली जाए। तब अपन जाते बी सेक्शन पर। बी सेक्शन पर वहां पे मैं क्या करता, फटाफट से अपना नोटिस बनाता। नोटिस के बाद में आर्टिकल लिख देता। आर्टिकल के बाद में अपना लेटर लिख देता। ठीक, यहाँ पे मेरे 12 मार्क्स कंफर्म होते। फिर वो वही बात, इतना बड़ा बड़ा लिखे, अपना हाथ वापस थोड़ा पेन में आ जाता, थोड़ा दर्द करने लगता है। तब अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं कि यार चलो अब ऐसा काम कर लेते हैं जिससे कि हाँ काफी ज्यादा अपन चीजें भी कवर कर लें, अपना टाइम भी कम लगे। फिर मैं जाता सी सेक्शन पर जो कि ग्रामर पर बेस्ड है। 5 फटाफट से अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करता और 5 डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट करता। ये कंप्लीट होने के बाद में बचता क्या है लास्ट में, पैसेज और नोट मेकिंग समरी। ठीक है, पैसेज और नोट मेकिंग समरी। तो पैसेज जो होता है अपना 10 नंबर का होता है। फिर मैं स्टार्ट करता पैसेज करना। अब पैसेज है, पैसेज को स्टार्ट कर देता। पैसेज कंप्लीट करने के बाद में नोट मेकिंग और समरी पे आता। तो ये मेरी ओर से ये मानना है कि हाँ इस तरीके से अगर आप करते हो तो सही स्टार्ट पाते हैं। पहले डी सेक्शन करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर ए। ठीक, पहला सेक्शन अगर आप उठा लेते हो इंग्लिश के पेपर में तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको टाइम में बिल्कुल दिक्कत आएगी पहला सेक्शन अगर आपने उठा लिया। क्योंकि यार सेक्शन ऐसा होता है वो कि उसमें अपना टाइम बहुत जाता है। हमें लगता है कि अपना आंसर सही, तो अपने वो माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि यार सही तो नहीं, कि क्या पता गलत तो नहीं। वो कंफ्यूजन आपको एंड तक रहने वाली है। तो क्यों ना अपन उस क्वेश्चन को एंड में करें। अरे जब अपने को पता है अपन ए सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, पैसेज से स्टार्ट कर रहे हैं, पैसेज से स्टार्ट करने के बाद में अपना काफी ज्यादा टाइम लग रहा है कि यार अपना क्वेश्चन है उसका आंसर जो कि अपन ने कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके साथ, ये जो टेंशन है एंड तक चलती रहेगी। आप उसमें थोड़े उलझे रहोगे, बीच बीच में आते रहोगे क्या इसका क्या आंसर हो सकता था, क्या आंसर हो सकता था। तो जब ये प्रॉब्लम एंड तक चलनी है तो इस क्वेश्चन को एंड में कर लें। तो बाकी का जो अपने पास टाइम बचा रहेगा, अपनी आखिरी 2 घंटे, आखिरी आधे घंटे से पहले 2.5 घंटे का जो समय है उसमें हम उसको अच्छे से यूटिलाइज तो कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले मैं करता डी सेक्शन, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन और ए सेक्शन। क्यों करता है ऐसा, मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन है उसके पीछे का। क्लियर? तो ये चीज है। टाइम का आप सभी ध्यान रखेंगे। 3 घंटे का पेपर रहता है अपना। 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है क्योंकि मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाने हैं। तो अटेम्प्ट तो पेपर करना ही पड़ेगा ना। अपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर क्या है। चलो आयुष और ईशान हैंड रेस कर रहे हैं, बिल्कुल आपका माइक ऑन कर रहे हैं हम। फिर करते हैं अपन स्टार्ट। अभी ये जो क्लास एकदम थोड़ी मिनी क्लास रहेगी। फिर इसके बाद में शाम को रहेगी अपनी रिवीजन वाली क्लास। उसके पहले एक चीज आपको करनी रहेगी, जो प्री बोर्ड के 4 सेट हैं, हाँ 2 मिनट आप बात करना मेरे को। जो प्री बोर्ड के 4 सेट हैं उनको आप सभी कवर कर लेना। 2 मिनट में अभी आपका माइक ऑफ कर रहा हूँ, फिर ऑन करता हूँ, है ना। पहले मैं मेरी बात फिनिश कर लूँ। देखो ऐसा कहना है मेरा कि अभी अपन क्या करेंगे इस क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे जो नोट मेकिंग और समरी का जो टेंशन है उसको अपन खत्म करेंगे। नोट मेकिंग, समरी, पैसेज, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम्स और प्रोज, ये जो चीजें इसकी मगजमारी अपन खत्म करने वाले हैं फिलहाल इस मिनी क्लास में। ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। ओके, इसके बाद जब शाम को अपनी 5 बजे क्लास रहेगी उसमें अपन करेंगे रिवीजन। तो उसके बीच का जो समय है उसको अपने को कैसे यूटिलाइज करना है। अरे ये जो क्लास है मान लो अपनी 10 बजे खत्म हो रही है, फिर शाम को 5 बजे क्लास रहेगी, तो इतने लमसम ये जो लंबा सा समय है 7 घंटे का, इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको करना ये है कि हम डालेंगे वीडियोस यूट्यूब पर जिसमें ये जो अपना प्री बोर्ड के 4 सेट हैं, प्री बोर्ड के जो 4 सेट हैं इनके सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन देखेंगे इनके प्री बोर्ड के 4 सेट्स के। और इसमें जो मेन चीजें रहेंगी वो ये रहेंगी, सेक्शन सी यानी कि ग्रामर, सेक्शन डी का जो अपना एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम एंड प्रोज है वो। इसके अलावा सेक्शन ए भी ले लेंगे इसमें सेक्शन ए भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन आंसर थे उनको तो नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर के अलावा जो भी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप में होती है उनको कर लेंगे। ओके ठीक है, तो ये चीज रहेगी। हाँ बिल्कुल सभी बात करेंगे अपन, डोंट वरी। देन
आपको क्या करना है, ये तो 4 वीडियोस तो कुछ नहीं, 10-10 मिनट के वीडियोस रहेंगे, 40 मिनट में आपका काम हो जाएगा। आपने 20 मिनट समझ लो वेस्ट भी कर दिए, या फिर थोड़ा एक्सप्लेन समझने में आपने टाइम लगा दिया तो 1 घंटा, अब बाकी बचने आपके 6 घंटे। इस समय में आपको क्या करना है, इस समय में आपको ये करना है कि जो प्री बोर्ड के 4 सेट हैं, जो प्री बोर्ड के आपके पास 4 सेट है ना, उनमें सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लर्न करना, कोशिश करना उनको लर्न करने की। वैसे तो याद ही हो जाएंगे, क्या है यार, आर्टिकल अपन ने पढ़ रखे हैं, नोटिस अपन ने पढ़ रखे हैं, और इसके अलावा लेटर कैसे बनाना है वो भी अपन ने पढ़ रखे हैं। ठीक, तो ये चीज़ अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। और अगर आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया ना उसके क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए हैं, तो आप प्री बोर्ड के क्वेश्चन आंसर पर जाना। सेक्शन सी जो मैंने आपको मटेरियल में दिया हुआ है उसको कर लो। उसके अलावा आप चाहो, बहुत अच्छी अप्रोच रहेगी सेक्शन सी को करने की, कि आप ये जो प्री बोर्ड के 4 सेट हैं उनको कर लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्री बोर्ड के 4 सेट का वैसे तो मैं वीडियो ला के दूंगा ही, उसमें आपको पहले ही ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये जो भी है सेक्शन सी सब कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको क्या करना है, अपनी ओर से भी उसको रिवाइज कर लेना एक बार। और सेक्शन डी अगर आपने अपने मटेरियल से कंप्लीट कर लिया है तो प्री बोर्ड के 4 सेट से भी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक। तो ये बात है। लेकिन प्री बोर्ड के सेट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई सी है तो वो सेक्शन बी और सेक्शन सी है। अभी देखो यार, हिंदी के पेपर की बात करते हैं अपन। हिंदी के पेपर में क्या हुआ था, हिंदी के पेपर में हमने जो पत्र पढ़े थे ना, तो अपन ने औपचारिक पत्र पढ़े थे। उसमें एक तो अपन ने वो नियमित जल आपूर्ति वाला पढ़ा था, और एक पढ़ा था ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला फंस गया उसमें, ठीक। अपने ज्यादा नहीं पढ़े, जो पढ़े उनमें से फंस गया। इसके अलावा देखो निबंध में आपको एक ही भेजा था पर्यावरण प्रदूषण का, वो फंस गया, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि बन जाए। और अपने मटेरियल में से तो बनने हैं ही, इसके अलावा ये जो प्री बोर्ड के सेट्स वगैरह होते हैं यहाँ से भी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखें, प्री बोर्ड के सेट से आप सेक्शन बी कंप्लीट कर लें अच्छे से। और अगर आपने अपने मटेरियल से सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया है तो आप इस प्री बोर्ड के 4 सेट से भी आप क्या करोगे, सेक्शन डी को कंप्लीट करोगे। अगर नहीं किया है अपने मटेरियल से तो पहले मटेरियल को फिनिश करो, उसके बाद में वहां पे शिफ्ट होगे। क्लियर। सेक्शन सी की बात अब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन सी के तो मैं वीडियोस डालूंगा ही, ओके। तो आप वहां से कंप्लीट कर लेना अपना सेक्शन सी, ठीक। अब बात आती है सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए कैसे हैंडल करना है वो अपन अभी देख लेंगे। लॉन्ग आंसर्स की बात की जा रही है, अच्छा पूछ रहे लॉन्ग आंसर्स कैसे करना है बता दीजिए। तो देखो यार, जो अपन ने क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए ना, बस उन्हीं को लिखना है, शॉर्ट आंसर में अगर पूछ ले तो थोड़े कम वर्ड्स में लिख देना, लॉन्ग आंसर में पूछ ले तो आपको जितना याद है उतना लिख देना, ठीक। क्योंकि यार इंग्लिश से पिछले साल ऐसे भी क्वेश्चन आए थे जो कि परीक्षा बोर्ड या फिर अध्ययन या फिर कहीं क्वेश्चन बैंक, वहां पर 2-2 मार्क्स में थे, लेकिन एग्जाम में वो आपसे आप लॉन्ग में पूछ लिया था, ठीक है। मतलब 20-30 वर्ड्स का मटेरियल में दिया गया था, याद किया गया था, लेकिन एग्जाम में वो आपसे वही 50-60 वर्ड में पूछ लिया, ठीक। तो ये चीज हो जाती है इंग्लिश में। तो आपको क्या करना है, पूरा याद कर लो, जितने भी आपके मटेरियल दिए गए उनको अच्छे से लर्न कर लो। और अगर आपसे वहां पे शॉर्ट में पूछे तो आप उसको शॉर्ट में लिख देना, लॉन्ग में पूछे तो लॉन्ग में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल नंबर मिलेंगे ना, नंबर बिल्कुल मिलेंगे, मिले थे नंबर नहीं काटेंगे कोई भी, ठीक। ये चीज है। अब करवा देते हैं सबके माइक ऑन, 1 बाय 1 सभी अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे। सर मैंने अभी विस्तास नहीं करी है, तो अभी क्या करूं उसका? विस्तास कवर नहीं किया शान आपने, तो देखो विस्तास का वीडियो डाल दिया गया है, तो पहले तो आप वीडियो से पूरी की पूरी समरी कंप्लीट कर लो। वीडियो को स्पीड में देख लेना 1.5x पर, ठीक। तो उससे समरी कंप्लीट कर लो। समरी के बाद में आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना, ठीक है। समरी जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप क्वेश्चन आंसर्स पर शिफ्ट हो जाना, है ना। क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के बाद में प्री बोर्ड के 4 सेट उठाओगे, वहां पे आपको 3-4 क्वेश्चन वहां पे भी मिलेंगे हर एक सेट से, तो आप उनको भी लर्न कर लेना, ठीक। तो ऐसे आपकी विस्तास कवर हो जाएगी। हाँ विनाश सर, दोबारा होगा क्या हिंदी का पेपर ये? नहीं, कुछ भी दोबारा ओपन नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको इंग्लिश की तैयारी करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ आयुष सर, आर्टिकल या लेटर कितने पेज में लिखना है? आर्टिकल की बात अगर अपन करते हैं तो आप जो अपना पेज है, देखो वर्ड्स दे देते हैं आपको कि इतने वर्ड्स में लिखना, आपको 200 वर्ड्स में लिखना, 150 वर्ड्स में लिखना। तो जो आपका पेज है उसको अगर आप 70-80% फिल कर रहे हो तो इनफ है। इसके अलावा अगर आपने पूरे पेज में भी लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक। हाँ आयुष आप बोलिए। सर जैसे सेक्शन डी को पहले आपने बोला करने के लिए, अगर जो हम पहले कर देंगे तो एग्जामिनर को ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसको सेक्शन डी ज्यादा अच्छे से आती है, बट सेक्शन ए और बी और सी जो है उसको नहीं आता है, तो उसमें मार्क्स ना कम दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ये उन्हें भी पता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनका ये माइंडसेट होता है कि यार मुझे जो पहले हैवी वेटेज या फिर जो मुझे अच्छे से आते हैं मुझे वो करनी है, वो क्वेश्चंस को करना है, ठीक। बाकी सर पेपर में बाकी सीक्वेंस जरूरी नहीं है। पेपर जल्दी ही करना है अपने को, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी देखो जैसे ईशान ने बताया इनको कल टाइम की कमी हो गई थी, इनके क्वेश्चन छूट गए, ठीक। तो ऐसी प्रॉब्लम अपने साथ ना हो, इस बात को मेक श्योर कर लेना अपने को, ठीक है। एग्जामिनर को अगर लगेगा अभी तो जब आपके क्वेश्चंस देखेगा आपने आंसर सही से किया तो नंबर देगा, है ना। एग्जामिनर क्या चीज देखता है कि आपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर किस तरीके से सही किए हैं तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। हाँ देवेश। सर थोड़ा इंग्लिश के बाहर से कुछ पूछना था। इंग्लिश के बाहर से पूछना था तो हाँ फिर वो व्हाट्सएप की गलियों से होता नहीं होगा सर, छोटे ही है सर। ये पूछना था सर कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सर क्रैश कोर्स आएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। देखो सर मैथमेटिक्स के भी ना? मैथमेटिक्स कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग है वीक है? सर वीक है। वीक है मतलब किस तरीके से वीक है, आप एवरेज कहें कि मतलब सर कैलकुलस जो चैप्टर है ना 5 सर वो क्लियर नहीं है मेरे बिल्कुल। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से बस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, वैसे नहीं है। अच्छा मतलब पास होने लायक है? हाँ पास होने लायक है सर। तो देखो यार पास होने लायक है, और अभी इंटीग्रेशन वगैरह जैसे चैप्टर्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं अपना। तो इस हाँ, समय सर। में अभी जैसे बात करें बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इतने कम टाइम में ऐसे चैप्टर्स को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ एक अप्रोच ये हाँ। हो सकती है, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, वो है ना अपन उस टाइम बात कर लेंगे, मैं आपको सजेशन कर दूंगा, गाइड कर दूंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ तो सर आप वो मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स आएगा ना वैसे? देखो क्रैश कोर्स का हमने ऐसा सोच रखा है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है, जिनके फेल होने पे मतलब पास होने के लाले पड़ रहे हैं, उनके लिए क्लास स्टार्ट कर हाँ देंगे, सर। ठीक, ताकि वो इस कम टाइम में ठीक। पास हो सके। बाकी जो ऑलरेडी पास हो ठीक, रहे हैं वो सर। चाहते हैं कि अगर 80-90 लेकर आ जाएं तो उसके लिए हम बिल्कुल गाइड जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस अभी नहीं हो पाएगी उनकी, क्योंकि हाँ, तो सर उसका तो वीडियो आ जाएगा ना वैसे यूट्यूब पर? इसका वीडियो सर ये क्रैश कोर्स का मैथ का जो आप बता रहे हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, जो भी चीज लॉन्च करेंगे सबका वीडियो आएगा, ठीक ठीक। अभी ठीक मैं सर, क्योंकि अभी टाइम था ना उसमें सर बहुत, तो मेरे को वही कंफ्यूजन हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। और आप बिल्कुल ठीक, व्हाट्सएप सर। पर भी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। बाकी अभी फिलहाल मैसेज आप किसी के रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके, बर्डन बहुत ज्यादा है फिलहाल। चलिए सर हाँ प्रांजल। सर केमिस्ट्री की भी लगेगी क्लास? हाँ हाँ केमिस्ट्री की भी लगेगी। चलो अभी इंग्लिश की बात करते हैं यार, सारी क्लास लगाएंगे अपन, ठीक है। नोट मेकिंग नोटिस कब करवाओगे? नोटिस हमने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन बस सर एक बार समझा देना। हाँ हाँ फिर भी रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, शाम को 5 बजे क्लास रखेंगे ना, उनमें अपन Okay, डिफरेंट sir. सेक्शंस को रिवाइज करेंगे। ओके चलो, सर। ठीक है। और भी अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो उनको अपन बाद में देखते रहेंगे, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप अभी। हाँ तो सर शाम को तो पूरा डिटेल में करवा दोगे ना, मतलब जैसे जो जो टॉपिक थोड़े छूटे हैं वो शाम की क्लास से कर लूँ ना? ठीक है, जिनके भी देखो ऐसा है कि अगर टॉपिक्स छूटे हैं तो आपको इतना वेट नहीं करना चाहिए, आपको जो भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए गए हैं उनको लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन एक्सप्लेन करेंगे और उसको इजी वे में लर्न करने की ट्रिक बता सकते हैं, कोशिश करवा सकते हैं, लेकिन लर्न आपको करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में आपके पास टाइम कम बचेगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आंसर से, तो क्वेश्चन आंसर्स को सर आपको लिटरेचर अभी से लर्न करना है। लिटरेचर पे ज्यादा focus करिए सर, 44 मार्क्स का आने वाला है। क्या हो गया? लिटरेचर पे ज्यादा फोकस करिए सर, 44 मार्क्स का आने वाला है सर। हाँ हाँ बिल्कुल 44 मार्क्स का आएगा। सो हमने जो भी उसके कहें तो फ्लेमिंगो और जो विस्तास है इनको ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं, समरीज वगैरह देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उनको अपन ने समझ भी लिया था क्लास में। एक काम अब ये करना कि समझ लिया, समरी कर ली, अच्छी बात है, लेकिन इनको एक बार आप पढ़ लेना, याद भी कर लेना, बिकॉज समरी माइंड में फिट करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, समरी आपकी हेल्प करेगी, ठीक, समरी आपकी हेल्प करेगी वहां पे आपको आंसर करने में, ठीक है। बाकी आप लर्न करके जरूर जाइएगा। 44 मार्क्स के आ रहे हैं तो वहां पे आपको काफी ज्यादा वो भी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि अराउंड 12 नंबर के तो एक्सट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी 32 नंबर का वेटेज बचता है जो कि आपका क्वेश्चन आंसर से रहता है, ओके। यही चीजें यार, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन आगे, स्क्रीन दिख रही है सभी को, ओके। अभी बात की जा रही है यहाँ पर अपनी क्लास में नोट मेकिंग और समरी से रिलेटेड, नोट मेकिंग समरी से रिलेटेड अब बातचीत अपन करने वाले हैं। कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन थी, कैसे क्या होता है नोट मेकिंग, क्या होती समरी, ये प्रॉब्लम थी। आर्टिकल्स और पैराग्राफ एक पेज
में करने हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही पेज में कर लो। एक पेज बहुत बड़ा होता है ना, रहेगा उसमें। ठीक है, वर्ड्स भी मैटर करते हैं, वहाँ पे वर्ड्स आपको दे देते हैं वो, तो एक पेज इनफ रहता है। वैसे अगर 200 वर्ड्स भी दिए हैं तो एक पेज इनफ है, इससे ज़्यादा देंगे नहीं। 4 नंबर का तो क्वेश्चन है यार। चलो बात करते हैं अपन नोट मेकिंग समरी के बारे में। तो इसका यार पहले तो अपन समझते हैं कि नोट मेकिंग एक्चुअल में चीज़ क्या है। नोट मेकिंग एक्चुअल में चीज़ है क्या? तो यार मान लो आप एक स्टेडियम में जाते हो क्रिकेट मैच देखने, ठीक है, आप स्टेडियम में जाते हो क्रिकेट मैच देखने, तो आप बाद में जब घर आ रहे हो, जब आप बाद में घर आ रहे हो तो आप क्या करोगे? वैसे तो आप स्टोरी बता दोगे पूरी की पूरी, तो वो समरी के अंदर आती है कि भाई मैं वहां पे गया, ये चीज हुई, ये चीज हुई। लेकिन वहां की सिर्फ आप इंपॉर्टेंट चीजें छाट के बता रहे हो। जैसे आप गए वहां पे, जैसे एंटर किए, तो आप स्टेडियम के बारे में बता रहे हो, तो पहली हेडिंग आपकी स्टेडियम हो जाती है। ठीक है, स्टेडियम हो जाती है। आप स्टेडियम का वर्णन कर रहे हो, कितनी सीटें भी है ना, कितना भव्य स्टेडियम है, लार्ज स्टेडियम है, इसके अलावा बाउंड्री कितनी बड़ी है, ये चीज आप बता रहे हो। ठीक, बाउंड्री, ये स्टेडियम हो गया। फिर उसके अंदर की आपने चीजें बता दी, उनको बोलते हैं अपन पॉइंट। जैसे इसको अपन ने सब हेडिंग बोल दिया, फिर हो गए अपने पॉइंट्स। सबसे पहले हेडिंग की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो हेडिंग, इसको अपन ने मिस कर दिया। हेडिंग क्या है? आप क्रिकेट स्टेडियम में गए और वहां पे आपने मैच देखा, तो वही चीज आपको यहाँ पे हेडिंग लिखनी है ना। ओके, क्रिकेट मैच इन स्टेडियम, लाइव क्रिकेट मैच इन स्टेडियम। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी जो भी हेडिंग है रेडी कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसके बाद में आ जाती है अपनी अंदर सब हेडिंग और इनके पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखो यार होता क्या है, अब ये जो चीज है ना हेडिंग, इसको अपन टाइटल भी बोलते हैं, इसको अपन टाइटल भी बोलते हैं, टाइटल भी बोल देंगे। यहाँ पे रहते हैं फिर अपने कुछ हेडिंग्स। तो देखो पहले तो आपने स्टेडियम लिख दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे भव्य उसका वर्णन कर दिया, जो भी चीजें हैं। ठीक, स्टेडियम के बाद में जो वहां के लोग थे, पीपल इन स्टेडियम, वो क्या चीज कर रहे थे, क्या क्या चीजें यहाँ पे नोटिस की गई, तो आप वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया लाल पीले में रंग में होके आए थे, है ना। इसके अलावा सभी नाच रहे थे, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो अपना नोट मेकिंग रहता है उसमें हम हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, एक तो टाइटल लिखने को बोलेंगे, क्वेश्चन उसका रहेगा। ठीक है, टाइटल लिखने का रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा वो आपको बोलते हैं हेडिंग। तो आपने पहला पॉइंट बनाया, उसमें आपने कोई सी भी एक हेडिंग लिख दी, उसके अंदर अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप 2-3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो वैसे आपको दूसरे में करना है, वैसे आपको तीसरे में करना है। क्लियर? ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। अब देखो एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। तो इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। वेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस लाइफ टुडे। Value of money has gone high. Everyone wants to become rich without hard labor. He does not hesitate to adopt any means at all to become rich, but still some people appreciate honesty. All religions lay down great stress on honesty. तो ओवरऑल ये जो पैसेज है आप यहीं पे समझ चुके हो कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑनेस्टी के ऊपर। कि यार आजकल के समय में वेल्थ यानी कि पैसा, धन धान्य, ठीक है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस लाइफ टुडे। ओके, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैल्यू ऑफ मनी हैज गॉन हाई, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू हो चुकी है। ओके, इसके बाद में एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच विदाउट हार्ड लेबर। आजकल सबके सभी जो व्यक्ति हैं वो बिना किसी परिश्रम के, बिना हार्डवर्क के अमीर बनना चाहते हैं। He does not hesitate to adopt any means at all to become rich, but still some people appreciate honesty. All religions lay down। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है ऑनेस्टी की। An honest man is always brave। honest man जो होता है वो हमेशा साहसी होता है। ठीक है, बहादुर होता है हमेशा। क्योंकि यार जब अपन अपनी जगह पे सही होते हैं ना, जब अपन अपनी जगह पे सही होते हैं तो दुनिया चाहे कितना भी कीचड़ उछाल ले, अपना कुछ भी नहीं कर पाता है, अपना कुछ भी नहीं कर पाती पूरी दुनिया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव, इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, किसी से डरता नहीं है, इज ट्रूथफुल एंड इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ओके, ऑन द अदर एंड लायर, ग्रीडी एंड कनिंग पीपल अर्न मनी बट दे आर नॉट लाइक्ड बाय एनीवन। ठीक है, ऐसे लोग पैसा वैसा कमाते हैं, लालची लोग पैसे वैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक, लालची हो गए, चोर उचक्के वगैरह, है ना। ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन्ड एवरीवेयर। ईमानदारी हर जगह बरतनी चाहिए। एट होम, इन स्कूल, एमंग फ्रेंड्स एंड इवन इन द प्लेग्राउंड। ओके, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ओबेज द लॉ, सो ही इज फ्री फ्रॉम सीरियस ट्रबल। ठीक है, तो उसको कुछ भी परेशानी वगैरह नहीं आती है अगर वो ऑनेस्ट है, अपनी जगह ईमानदार है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ऑनेस्टी आल्सो गिव राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके अलावा सो वन टेक्स अप एनी चैलेंज विद कॉन्फिडेंस। ऑन द अदर एंड ए डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग। अब यार ऑनेस्टी, ईमानदारी से अगर उसने कोई सा भी काम किया है तो उसको एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक, वो किसी का भी चैलेंज आराम से स्वीकार कर सकता है। वहीं अपन बात करें डिसऑनेस्ट, एक बेईमान पुरुष की, बेईमान व्यक्ति की, तो वो कभी भी किसी से, मतलब किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं रहता है। इज ऑलवेज बिजी इन प्लॉटिंग। ओके,
मतलब हमेशा वो प्लॉटिंग यानी कि कुछ बहानेबाजी में बिजी रहता है। सो ही नेवर गेट्स पीस, एन ऑनेस्ट मैन इज रिवार्डेड विद सक्सेस। ठीक है, सक्सेस से रिवार्ड किया जाता है, उसको तोहफे में सक्सेस मिलती है, यानी कि तोहफा नहीं कह सकते अपन उसको, कि उसने जो भी मेहनत की है उसके फल में उसको सक्सेस मिलती है। ठीक, इवन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी पीपल रिमेम्बरिंग, लोग उसे याद रखते हैं, गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर ऑनेस्टी की बात की जा रही है, और जो ऑनेस्ट रखते हैं जो लोग, उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, रीड द अबव पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट एंड सप्लाई टाइटल। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी आपको टाइटल समरी का जो क्वेश्चन आता है तो ज्यादा बड़ी आपको यहाँ पे पैसेज देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको बिल्कुल एक बार अच्छे से पढ़ना, समझना, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे इसको आंसर करना स्टार्ट करोगे। जैसे पहले तो उन्होंने बात की है किसकी, पहले कह रहे हैं कि वो नोट्स बना दो इसके ऊपर। ठीक है, तो अपन नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। या हमने देखा इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी एज लॉस्ट इट्स मीनिंग। तो चलिए इसके ऊपर अपन स्टार्ट कर देते हैं। आजकल के समय में तो हमने लिख दिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, मॉडर्न वर्ल्ड की बात आ गई, मॉडर्न वर्ल्ड की बात आ गई आज के समय में, है ना। आधुनिक युग में क्या चीज चल रही है कि ऑनेस्टी। एक चीज एक और बता देता हूं आपको मैं, क्या है वो, कि यार जब भी अपन नोट बनाते हैं तो हमें ना एब्रिविएशंस का यूज करना होता है। एब्रिविएशंस इन द सेंस, जैसे यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मॉडर्न है ना, तो जो भी बड़े बड़े वर्ड्स हैं अगर आप उनको छोटे वर्ड्स में लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके आपके नोट मेकिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो हमने क्या लिखा, बस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फिर देखो ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग, तो हमने लिख दिया ऑनेस्टी नो मीनिंग। वेल्थ की बात आ गई तो वेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी हाई, एवरीवन वांट्स टू बी रिच, ये अपन ने यहाँ पे बता दिया। आजकल के समय में, यहाँ पहली चीज अपन ने देखी कि आजकल के समय की बात चलती है, तो हमने लिख दिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, अब देखो फिर हमने लिखा ऑनेस्टी। अब ईमानदारी की बात आ जाती है, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया स्टिल इंपॉर्टेंट, अभी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल रिलीजन्स स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी, ऑल रिलीजन्स, यहाँ पे लिख दिया ऑल रिलीजन्स। ओके, स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी, ये चीज अपन ने एज इट इज यहाँ पे चिपका दी। अब देखो यार, जैसे कि मैंने बताया कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो हमेशा साहसी रहता है, बहादुर रहता है, उसको किसी चीज का कोई डर नहीं होता। तो यहाँ पे लिख दिया ऑनेस्ट मैन, लिख दिया अपन ने, सब हेडिंग डाल दी। ये देखो, ये डाल दी अपन ने, एक और हेडिंग तो ये हो गई अपनी, ये इन द मॉडर्न वर्ल्ड वगैरह, और यहाँ पे अपने सब हेडिंग डाल दिया ऑनेस्ट स्टिल इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है भाई, ऑल रिलीजन्स स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी। ठीक है, ये चीज अपने बता दी। और क्या बता दी, ऑनेस्ट मैन वेरी ब्रेव होता है, नेवर अफ्रेड, बहुत बहादुर होता है, किसी से डरता नहीं है, लाइक्ड बाय एवरीवन, सब उसको पसंद करते हैं। ऑलवेज ओबे लो, हमेशा नियम कानून का पालन करता है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो हमेशा जो भी सीरियस प्रॉब्लम्स है उनसे फ्री रहता है। ठीक, तो क्या है एक्चुअली, जब भी अपन नोट मेकिंग बना रहे होते हैं तो हम बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपना 2 से 3 वर्ड्स में काम हो जाए, कुछ इस तरीके के अपन पॉइंट सिर्फ लिखते हैं। ठीक, जैसे अपन हिंदी में क्या करते थे, प्रवृत्तियां याद कर रहे थे, अपन ने देखी थी 5-10 प्रवृत्तियों में अपन ने अंदर भी डिटेलिंग दी थी, लेकिन उस अंदर की डिटेलिंग से अपने को कोई मतलब नहीं, जो मेन पॉइंट होता है उसको अपन नोट मेकिंग में यूज करते हैं। ठीक, तो यही पॉइंट्स अपने को पैसेज से बनाने हैं, निकालने हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो गए 2, आप और बना सकते हो, आप और भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे फिर आप नीचे लिख दोगे कि बेनिफिट्स ऑफ ऑनेस्टी। बेनिफिट्स में आप क्या लिखोगे कि रिवार्डेड विद सक्सेस, भैया सक्सेस मिलती है। ओके, रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, रिस्पेक्टेड बाय, सब उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो खैर अपन ने यहाँ पे हो ही चुका है, हमने बता दिया। सो फ्री फ्रॉम ट्रबल, ये चीज अपन ने यहाँ पे बता दी। ठीक, तो आप इस तरीके से अपने मन से तो नहीं बनाना है, ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है उन्हीं के बेसिस पे आप यहाँ पे बना सकते हो। या फिर आप डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसऑनेस्टी भी लिख सकते हो कि भाई साहब कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग। ओके, इसके अलावा ऑलवेज अफ्रेड, है ना, बिजी इन प्लॉटिंग, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस तरीके से हम नोट मेकिंग कंप्लीट करते हैं। समरी की बात आ गई, समरी भी देखेंगे अपन, लेकिन उससे पहले आप देखो टाइटल भी अपने को देना होता है, जो अपना क्वेश्चन है उसका टाइटल भी अपने को देना होता है। तो टाइटल जिसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यार पर्यावरण के ऊपर लिखा गया है, तो आप क्या कर दोगे, पर्यावरण के ऊपर लिखा गया है तो आप पर्यावरण का लिख दोगे। ओके, एनवायरमेंट, इसके अलावा या एनवायरमेंट हो जाता है। अगर पर्यावरण प्रदूषण पे लिखा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन,
ओके, इस तरीके से आप चीजें अपने मन से बना सकते हो टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक हो सकता है आपसे एग्जैक्ट ना बने कि किसके ऊपर, जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा गया है। अगर आप सिर्फ ऑनेस्टी लिख देते हो या फिर ऑनेस्टी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी लिख देते हो, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि यार ये कोई एक पर्टिकुलर कोई एक स्पेशली यहाँ पर ऐसा वर्ड आएगा जो इसका टाइटल बनेगा, नहीं, जिसके ऊपर भी लिखा गया है आपने वो लिख दिया यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमको सभी के इस तरीके से हेडिंग बनानी, एक उनके अंदर 4-4 लिखना है? मैंने कहा नहीं, आपको इधर 2 से 3 हेडिंग बनानी है। अगर आप बना सकते हो 2 से 3 हेडिंग, अच्छी बात है, बिल्कुल। 3 हेडिंग बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। 2 बन रही है तो भी अच्छी बात है, नंबर मिलेंगे 2 में भी, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2 हेडिंग आपने बना दी। इसके बाद में आप अंदर कितना लिख पा रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे कुछ हमने चीजें देखी कि ऑनेस्टी नो मीनिंग आ गया। इसके अलावा जो वेल्थ है आजकल वेरी इंपॉर्टेंट हो गई, वैल्यू ऑफ मनी हाई हो चुकी है, सब अमीर बनना चाहते हैं। तो ये चीजें अपन यहाँ पे नोट करी और उनको अपन यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो जितनी भी चीजें आप नोटिस कर पा रहे हो उतने लिख दो, बट एटलीस्ट 2 तो लिखना ही लिखना, ठीक है, 2 तो लिखना ही लिखना, ओके। और अगर 2 भी नहीं लिख पा रहे हो तो ऐसा करना है, 1 भी मत लिखना और इधर जो मेन हेडिंग है उसको और बढ़ा देना, 1-2 हेडिंग और बढ़ा देना, ठीक है ना। ये चीज। टाइटल देखते हैं। टाइटल तो अपन ने बना दिया, समरी की बात आती है यार, समरी की बात आती है। तो समरी का क्या है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा क्या उसका सारांश निकला, वो अपने को समरी में लिखना होता है कि यार इन मॉडर्न टाइम ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स प्लेस। आज के समय में, आधुनिक युग में ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो अपना स्थान खो चुकी है। सबके सब आज पीपल वांट टू गेट मनी बाय व्हाटएवर मींस, चाहे उनको कुछ भी करना पड़ जाए, उनको तो बस पैसे से मतलब होता है आजकल, है ना। डिसऑनेस्ट मैन प्रॉस्पर्स व्हाइल एन ऑनेस्ट मैन रिमेन्स पुअर, ओके। अब जो आजकल जो भी बेईमान लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, इसके अलावा जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। स्टिल सम पीपल पे ग्रेट regard for honesty. Really, honesty is the best policy. It plays rich dividends in the long run. An honest man is always brave. People like and respect him even after his death. Okay, honesty also gives rise to spiritual strength. तो ये जो भी आपने ऊपर चीजें पढ़ी, इसमें से अगर आप 30 से 35% चीज यहाँ पे लिख देते हो तो आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। 4 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा आपका नोट मेकिंग समरी का। तो आप जो भी समरी में 3 से 4 लाइन लिख पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। नोट मेकिंग समरी का ये सीन होता है। चलिए अब माइक ऑन करके पूछते हैं क्या कुछ चीजें या फिर क्या कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है। एक काम करना, इसकी दिन में और प्रैक्टिस करना नोट मेकिंग समरी की। अगर कुछ सर ये पैसेज इम्पोर्टेंट है क्या? सर ऐसे आएंगी ना? एक बार ऐसा सीधा सीधा एक बार और बता दो क्या करना है इसमें। हाँ ठीक, वो अपन देख लेंगे। सर 4 ऑप्शन है, उनके साथ बनाना है, नोट्स बनाना है। क्या हो गया यादव जी? सर इसमें जो 4 ऑप्शन दिए उनके अलग अलग नोट्स बनाना है ना? नोट्स बनाना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? ये जो ऑप्शन दिए हैं ना सर 4, हाँ, इन चारों में नोट्स बनाना है उनके। अभी आप बात कर रहे हैं ऑप्शन दिए हैं 4, ठीक है, और उनमें से आपको नोट्स बनाना है। तो ऑप्शन कुछ नहीं दिए जाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन बस यहीं तक कंप्लीट हो गया। ये रीड द अबव पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट एंड सप्लाई ए टाइटल, ठीक है। अरे सर इसके कहने का मतलब है जो ये पैसेज दिए ना, ये अलग अलग दिए हैं, इन सबके अलग अलग बनाना है क्या पॉइंट? देखो पैसेज दिए हैं, अलग अलग दिए हैं पैसेज। तो आपकी अगर परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा धन जो भी आपके पास, तो कई सारे पैसेजेस वगैरह हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बस इसको समझना है किस तरीके से आप आंसर करोगे। ये तो मैंने एक उदाहरण ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया कि एक पैसेज हो गया, ठीक है, और इसकी आपको नोट मेकिंग समरी कैसे बनाना है, ये चीज मैंने आपको बताई है। बाकी हो सकता सर ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखना ज्यादा सही रहेगा या कि हेडिंग डाल के लिखना सही रहेगा सर? किसको हेडिंग डाल के लिखना सही रहेगा? नोट मेकिंग में अगर जो सर उस हेडिंग में 2 लाइन मतलब 2 पॉइंट बताया ही ना हो तो भी कैसे हेडिंग डालेंगे सर? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। देखो ऐसा है, आप गए मार्केट में भाई साहब, मार्केट में गए ढेर सारे, हाँ ठीक है, आप गए किताबें लेने गए, ठीक है, परीक्षा अध्ययन का माहौल चल रहा है, मान लो परीक्षा अध्ययन आ रही है, नवंबर का महीना चल रहा है, आप गए मार्केट में। अब मार्केट में तो कई सारी दुकानें हैं, लेकिन अपन सब पे फोकस करते हैं क्या? नहीं करेंगे। अपने को क्या करना है, सिर्फ बुक वाली दुकानों पर फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पैसेज है इसमें काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अपने को फोकस नहीं करना है। फोकस किसके ऊपर करना है? मेन चीज के ऊपर,
ठीक है, तो आपको फोकस करना है मेन चीज, यानी कि जो किताबों की दुकान है, किताबों की जो दुकान है उनके ऊपर फोकस करना है। ठीक, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन पॉइंट्स बनाएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि कई बार अंदर चीजें लिखने के लिए होती नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब अंदर चीजें लिखने के लिए ना हो, जैसे यहीं पे काम हो जाए अपना, यहीं पे कई बार अपना काम हो जाता है, आपने डायरेक्टली लिख दिया कि ऑनेस्ट पीपल लाइक बाय एवरीवन, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया, अंदर कुछ बचा ही नहीं लिखने को, तो कोई बात नहीं ना, आप डायरेक्टली नीचे भी जा सकते हो और भी पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी, फिर यहाँ पे सब हेडिंग आ गई, आई सब हेडिंग। अब ये सब हेडिंग अगर अपन नहीं बना रहे हैं तो अपना ये प्रयास होना चाहिए कि हम 1 से 2 हेडिंग थोड़ी बढ़ा दें। ठीक है, तो इससे अपना जो नोट है काफी बढ़िया रहे और अपने को मार्क्स मिल जाए इसके पूरे के पूरे चार्ट में। ठीक है ना। हेलो सर मैं एक चीज पूछा था कि अपना जो जैसे सर क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ है, ये जो अपना एक मॉडल पेपर नहीं आया था बीच में, हाँ ऐसा, उसमें सर वो दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। हाँ तो सर इसमें अपने को समरी वमरी नहीं लिखनी ना, इसमें सिर्फ नोट बना के और टाइटल दे के छोड़ देना है ना। ये सर समरी का नहीं पूछा जाता शायद। देखो, अगर उन्होंने समरी का नहीं बोला है तो समरी छोड़ दो, और फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसका कि अगर समरी नहीं है तो ये जो अपना नोट मेकिंग अपन बना रहे हैं, जो नोट बना रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे हेडिंग कर सकें एटलीस्ट 4 के आसपास, बिकॉज 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो हम 4 नोट जरूर बना लें। ठीक है, समरी, ठीक है, हाँ, समरी मतलब सिर्फ 4 नोट्स बनाने है ना। समरी अगर आपसे नहीं पूछी जा रही तो बहुत अच्छी बात है, मगजमारी नहीं रहेगी खोपड़े पे। बस आपको क्या करना है, 4 पॉइंट बनाना है, उनके अंदर जो भी चीजें आप लिख सकते हो लिख दो। टाइटल तो लिखना ही पड़ेगा, बट टाइटल के पूरे 1 नंबर रहेंगे। सर हाँ सर 4 पॉइंट इनफ है ना? 4 पॉइंट इनफ है, बिल्कुल 4 पॉइंट बहुत होते हैं, इनफ रहेंगे। सब हेडिंग डालना बिल्कुल आप जरूरी समझना, सब हेडिंग अगर आप थोड़ा सा भी अंदर लिख पाते हैं, उसके अंदर डिटेल कर पाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे कर दिया अपन ने, हेल्थ है, सॉरी, हॉनेस्टी, नो मीनिंग, वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये चीज अगर हम कर पाते हैं तो अपना जो नोट मेकिंग है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सर हाँ सर जो वर्ड को अपन शॉर्ट में लिखेंगे उसमें आखिरी में लिखना भी पड़ेगा कि एमओडी का मतलब मॉडर्न नहीं, है, कोई इसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका। जैसे यहाँ पे देखो अपने Okay, वेरी sir. इंपॉर्टेंट होता तो VIM पे कर दिया अपन ने, ठीक, VIM पे कर दिया, ये चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, अब्रीविएशन अपने को यूज करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब वो ब्रैकेट बनाए उसके अंदर लिखेंगे, इसका मतलब ये है, फिर वो बड़ा ही हो जाएगा ना, फिर बड़ा ही लिख दो उससे अच्छा। तो ठीक, इसीलिए अपन अब्रीविएशन का यूज करते हैं। तो सर मिल जाएंगे ना मार्क्स, वो नहीं लिखेंगे तो भी? बिल्कुल मिलेंगे यार, उसी के तो मार्क्स मिलते हैं। सर हाँ, क्या आप बड़े ऐसे आते हैं क्या? शॉर्ट बना रहे हो, जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को आप इन्फो लिख सकते हो, ठीक है। अपने पास होते हैं कुछ, जैसे कैन नोट होता है तो उसको अपन लिखते हैं ना, कांट लिख देते हैं, इसके अलावा डू नोट होता है उसको अपन डोंट लिख देते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी फॉलो Yes, करनी sir. है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा अपने को लिखना है। ओके सर, क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये रहेंगे अपने नोट मेकिंग का सीन, ये रहेगा नोट मेकिंग का सीन। सर ऐसे है क्या? ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं पूछेंगे। आर्टिकल पूछेंगे जरूर, तो आर्टिकल अपन ने देख लिए हैं ऑलरेडी। और एक और चीज मैं आपको कह देता हूँ कि आर्टिकल अपन ने पढ़ लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी ओर से उनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। टाइटल होता है वो कितने वर्ड का होना चाहिए सर? क्या? सर जैसे कभी कभी टाइटल जो होता है, हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग रहती है, हाँ, कितने वर्ड्स की होनी चाहिए? जैसे कभी कभी हो जाता है ना, हॉनेस्टी के बारे में बताया रहता है, तो हॉनेस्टी बस लिख सकते हैं, या कि हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी पूरा इतना लिखेंगे तो इनफ रहेगा सर? हाँ, जैसे कि हम किसी के भी बारे में लिख रहे हैं तो ऑनेस्टी अगर आपने लिखा है तो ये उतना ज्यादा फॉर्मल नहीं लगेगा। आपने ऑनेस्टी लिख दिया, उसके आगे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी लिख दिया, तो ये अपना टाइटल बढ़िया हो गया। ठीक है, एटलीस्ट आपका 2 से 3 वर्ड्स का टाइटल होना चाहिए, है ना। इस बात को आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि 2 से 3 वर्ड का अगर अपना टाइटल रहेगा तो वो उसका इंपैक्ट अलग ही रहेगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो अपना इंपैक्ट छोड़ पाएगा एग्जामिनर के ऊपर। क्लियर? लेकिन ये जो सेक्शन ए है आपको इसको लास्ट में करना है, मैं फिर बता रहा हूं, आप इसको आराम से इजीली कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो भाई साहब, आप सभी के यहाँ पे मैंने माइक ऑफ कर दिए हैं। कुछ भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछ लेना, चैट बॉक्स में बता देना, ध्यान ना जाए तो आप हैंड रेज कर देना। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम नोट मेकिंग को अटेम्प्ट करेंगे। यही चीज रहेगी नोट मेकिंग में, जो भी अपने ऊपर पैसेज में पढ़ा उनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज अपन हाईलाइट कर पा रहे हैं, जो नोटिस कर पा रहे हैं, बस आप उनको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इसके बाद यार एक चीज और देखेंगे हम, आगे आ जाते हैं थोड़े।
ये देखो, ये है अपने इंपोर्टेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज पोएम। तो ये तो बहुत ही आसान होते हैं। जब भी आपने सेक्शन डी उठाया, क्वेश्चन आंसर जैसे ही कंप्लीट किया आपने स्टार्टिंग में, उसके बाद आपके हाथ थोड़े दर्द करने लगेंगे क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे, लॉन्ग भी लिखोगे, शॉर्ट भी लिखोगे। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे आ जाना। 44 मार्क्स आपका अपना सेक्शन डी रहता है। तो जो अपने जैसे ही 32 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर करे, फिर आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिलती है? एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेंगे, अपने प्रोज से भी मिलेंगे, पोएम से भी मिलेंगे। क्लियर? तो कई बार क्या होता है यार कि हमें ना इनके क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली याद होते हैं, तो अपने को डायरेक्टली लिख देना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। बैड न्यूज कहाँ पे लिखी जाती है? जो पिछले 2 सालों से आ रही थी, तो बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जा रही थी। हमने यहाँ पे ये टिक कर दिया, डी वाला। क्लियर? ये चीज। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच? भाई साहब ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच से क्या कहा था? क्या कहा था? देखो भाई साहब की बहुत ज्यादा लेट मत, मतलब जल्दी मत जाओ, इतना फास्टली मत जाओ। आप यहाँ पे जब ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देख लो भाई साहब क्या बोला था ब्लैक स्मिथ ने। तो ब्लैक स्मिथ के पास अपन जाते हैं, इधर देखो, व्हाट कैन बी मेटर देन एज फास्ट कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस कॉल फॉर हिम डोंट गो सो फास्ट। ठीक है, डोंट गो सो फास्ट, तो आप यहाँ पे लगा दो टू नॉट गो सो फास्ट। क्लियर? व्हाट वाज मिस्टर हैमर्स लिटिल गार्डन बीन रेफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो लिटिल गार्डन को किससे रेफर किया गया? तो भाई सब जो उसका खुद का गार्डन है, हिज गार्डन है, उसके बारे में बताया गया। विच ऑफ दिस मीन्स अप्रेंटिस? अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है यार? अप्रेंटिस का मतलब ये कि कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं, मतलब जो भी अपने आजकल के युवा होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि स्किल्स सीखने के लिए, अच्छी चीज़ है वैसे, स्किल्स सीखने के लिए उनके पास जो भी नॉलेज है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके, इसके लिए वो कई बार बिना पैसों के भी काम करने लग जाते हैं। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे सीख पाएं और ज़्यादा सीख पाएं। ठीक है, सीखने के पर्पज से जब चीज़ की जाती है उसको अपन अप्रेंटिस बोलते हैं। पैसा वहाँ पे मैटर नहीं करता। वही चीज़ आमेट्योर है ना, ये इसका मतलब भी क्या है? आमेट्योर। इसका मतलब ये होता है यार कि कोई सी चीज़ अपन अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, प्लेजर के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं। ठीक, तो ये दोनों का मतलब अपन बहुत हद तक सेम मान सकते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे ये लगा दिया बी वाला। क्लियर? और देखो, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर? अब जो उसको फ्रेंच को जो बंदा मिलता है वो ब्लैक अपने बुलेटिन बोर्ड के पास में, जो उसको कहता है कि भाई साहब इतने तेज मत जाओ, उसका मोटिव क्या था? यहाँ पे लिखा है टू बूस्ट द मोरल ऑफ फ्रेंच, टू डोमिनेट लिटिल फ्रेंच, टू मेक हिम रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग। देखो इसका आएगा यार टू रिडिक्यूल फ्रेंच। एक्चुअली जो अपना फ्रेंच था, आपको पता है ये कभी टाइम से जाता नहीं था, पढ़ाई में बिल्कुल ढप्पू सा था, लेकिन वो बहुत तेजी से निकला वहां से। तो उससे क्या बोलता है? अरे भाई तेज मत जा, तेज मत जा, ऐसा बोला उसने। एक्चुअली होता है कि अपन भी ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए, खिजाने के लिए। ठीक, तो वही यहाँ पे बताया गया टू रिडिक्यूल, यहाँ पे फ्रेंच। ठीक है, तो उसको चिढ़ाने के पर्पज से उसने बोला था ऐसा कि भाई इतनी जल्दी हो रही है। ओके, ये चीज यहाँ पे होंगी। इसके अलावा ये तो हो गया अपना प्रोज वाला सेक्शन। पोएम से भी पूछते हैं, वो पोएम से भी पूछेंगे। जैसे व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि जो भी चीजें अपन ने पढ़ी है, टाइगर वाली बात आ गई। तो जो अपना आंट जेनिफर टाइगर वाला जो चैप्टर है पोएम है, वहां से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? आंट जेनिफर टाइगर। क्लियर? हु विल गो ऑन प्रेंसिंग? प्रेंसिंग पर कौन जाएगा? तो देखो पढ़ेंगे यहीं पे, द टाइगर्स इन द पेनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग एंड अनफ्रेड, सॉरी हाँ अनअफ्रेड। तो ऑप्शन है आपके पास आंट। तो देखो यार, पहली लाइन जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो चुकी होगी। तो भाई आंट की मृत्यु हो जाएगी तब थोड़ी जाएंगी वो। ओके, इसके बाद में देखो टाइगर्स। तो हाँ यार टाइगर्स हो सकता है, लेकिन अभी अपन बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बोथ ए एंड बी हट, आंटी तो किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। नॉन ऑफ द अबव, नहीं भाई साहब ऐसा तो कुछ सीन नहीं है कि यहाँ पे से कोई नहीं जाएंगे। टाइगर्स के बारे में तो बिल्कुल आ गया कि द टाइगर्स इन द पेनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग एंड अनअफ्रेड। ठीक, तो ये चीज अपन यहाँ पे टाइगर पे लगा देंगे। टेरिफाइड का मतलब क्या होता है? टेरिफाइड मतलब डरना, एकदम डरा हुआ होना। ठीक, और उसी का मतलब अगर आप यहाँ पे निकालोगे प्लीज, एक्साइटेड, टायर, ये चीजें अलग होगी। फ्राइटेंड मतलब होता है डरना, तो आप यहाँ पे फ्राइटेंड लगा दोगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे वहां पे अपने सेक्शन डी से। ये पता है आपने ऑलरेडी अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी लर्न किए होंगे, और वही चीज आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं लोग। तो एक बार तो अपना फायदा होता है कि हम डायरेक्टली इनके आंसर कर सकते हैं। और अगर अपने को याद नहीं भी आ रहा है, भाई थोड़ी अपन ने मक्खारी कर दी कहीं पे पढ़ने में, तो आप बिल्कुल वापस ऊपर से इस
पैराग्राफ को पढ़ो और उसके आंसर आपको वहां पे मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है, अब यार ये कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन वाज इंजर्ड मैन, ये देखो एक तो अपन ने देख लिया फ्लेमिंगो प्रोज का, पोयम का, एक विस्तास का भी आ चुका है। तो जरूरी नहीं है कि अपन इसको पूरा पढ़ें। क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो डायरेक्टली कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हु वाज द इंजर्ड मैन, देखो पूरा कब पढ़ना चाहिए आपको, जब आपको वहां पे नोट मेकिंग करना हो, जब वहां पे आपको क्या करना हो, नोट मेकिंग करना हो, तब आप इसको पूरा पढ़ो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसको पूरा पढ़ो। नोट बनाना है आपको वहां से तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप नोट बना पाओगे अच्छे से। लेकिन आपको जस्ट आंसर करना है तो बाकी चीजों पे फोकस क्यों करो, डायरेक्टली जाओ और क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लो। पहले तो आप कोशिश करो यहीं पे, जैसे ये तो एक्सट्रैक्ट है तो आप यहीं पे डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कि इंजर्ड मैन को था तो अमेरिका का था भी, सब नेवी का सैनिक था जो वहां पे मिला था उसको जापान के बीच पर, कोस्टल एरिया पर। ठीक है, तो ये चीज अपन ने बता दी कि वो जो इंजर्ड मैन था वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था। ठीक है, ना तो इंडियन था, ना ब्रिटिश था, ना जापानीज था, तो अमेरिकन था। तो अमेरिकन आप डायरेक्टली लगा सकते हो, या फिर आप ऊपर देखोगे तो आपको पहली लाइन में अमेरिकन मिल जाएगा, याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इंजर्ड कैसे हुआ था वो, तो उसको यार गोली लगी थी, जैसे अपन ने देखा था चैप्टर जब अपन ने पढ़ा था समरी, उसको किडनी पे गोली लगी हुई थी। ठीक, तो देखो यहाँ पे पढ़ेंगे तो अपने को मिलेगा कलर्ड एयर, बाकी सब चीजों पे फोकस मत करो, बस ये देखो कि इंजर्ड कहाँ से था। इंजर्ड जैसा कुछ शब्द मिलता है तो अपन समझ जाएंगे कि हाँ भाई सब ये चीज हुई। ठीक है, सदाओ रिमेंबर्ड हिज एक्सपर्ट फिंगर्स बिगन सर्च ऑन इट एट हिज टच, डिडंट नो द प्रेजेंस ऑफ सदाओ एंड हाना। इसके अलावा ब्लड फ्लोड freshly at his touch on the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound। ठीक है, गन वाउंड आ गया, तो यहाँ से अपने को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो गोली का यानी बंदूक जो रहती है उसका घाव है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो बाय गन। वो इंजर किससे होता है, बाय गन, गन के द्वारा हुआ था। अब देखो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे इंजर मिल जाएगा, लेकिन अपन समझ गए कि हाँ यार भाई साहब उसको गन से मारा गया था। हु वाज सदाओ, सदाओ कौन था, सदाओ तो एक डॉक्टर था यार, ये तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर सदाओ का ही अपना चैप्टर है। फिर देखो द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन, फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, क्या इंडिकेट किया, पढ़ते हैं अपन। देखो या तो आप ये लिख, यहाँ पे पता है आपके माइंड में क्या चीज आएगी, दैट ही वाज इन पेन, कि भैया वो दर्द में था। दर्द में तो था, लेकिन ये तो आपको पता है कि हाँ वो दर्द में था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, पैसेज के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर भी तो फोकस करना है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा था अभी, जब यहाँ जा रहे थे अपन गन के आसपास, तब कुछ पढ़ा था, ही वाज यंग, हिज फेस एंड सच मार्क्स व्हिच इंडिकेटेड दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड, कि यार उसको टॉर्चर किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाओगे ये दैट ही वाज टॉर्चर्ड। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे एक्सट्रैक्ट रहेंगे। बात कर लेते हैं अपन पैसेज की भी, कि पैसेज आपको कैसे डील करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी वही चीज रिपीट करूंगा, क्योंकि वही इफेक्टिव तरीका होता है किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का। पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि यार पैसेज को आप स्टार्टिंग में ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लेता, बहुत ज्यादा। क्लियर, और उसकी वजह से आपके जो हैवी वेटेज क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो ठीक से। तो देखो पैसेज को आप ऐसे करोगे, ये चीजें ऊपर जो भी चीजें ठीक है, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आ जाओ, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन ढूंढने ऊपर जाया करो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पढ़ लो, तब आप ऊपर जब भी कुछ भी लाइनें वगैरह पढ़ोगे तो आपको सीधे पढ़ोगे नहीं, मतलब देखोगे तो आपका नजर सीधे वहीं पे जाएगा, क्या इसका मतलब तो कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेस, क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब है, इसके लिए अपने को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइगर फोरम मतलब यार ऐसे पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जो टाइगर पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अपन बता देंगे कि नेशनल ज्योग्राफिक एंड वाइल्ड लाइफ फंड ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन नहीं, ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऐसा भी कुछ सीन नहीं है, कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। तो हाँ भाई, जिन कंट्रीज में टाइगर पाए जाते हैं उसके बारे में। कंप्राइज मतलब होता है समावेश, कहाँ कहाँ मतलब सबको जोड़ देते हैं अपन, तो वो कंट्रीज बन गई जहाँ पे टाइगर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन इन द ईयर्स। अब अपन जाते हैं ऊपर, अब अपन ज्यादा पता है किसके ऊपर फोकस करेंगे कि क्या चेंजेस वगैरह ऐसी कुछ अगर अपने को चीजें देखने को मिलती कि भाई सब चेंज इन पॉपुलेशन, या फिर समय, देखो यहाँ पे समय दिया गया है, तो आपको जब भी जैसे नंबर वाली चीजें देखने को मिले जहां पर डिजिट हो, अंक हो, ठीक, तो आप उनके ऊपर सीधे फोकस कर लेना कि हाँ यार यहीं पे देखते हैं अपन। जैसे कुछ इधर देखते हैं अपन, वेयर हैज द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज, कहाँ इंक्रीज हुई थी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुई थी। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अभी अपने को साल वाल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, द नंबर ऑफ टाइगर्स रिजर्व वेंट अप टू 15 2018। ओके, तो कुछ 2018 जैसी तो अपने माइंड में चीज फिट हुई है। थोड़ा और देखते हैं कुछ होगा, और यहाँ पर भी है ऊपर
द टोटल काउंट इन 2018 हैज राइजन टू 2967 फ्रॉम 2226 इन 2014। मतलब भाई साहब क्या हुआ, 2014 में 2226 थी इनकी पॉपुलेशन और वहां से बढ़कर 2018 में 2967 हो गई थी। ठीक, तो अपन समझ गए कि 2014 से भी 2018 के बीच में काफी ज्यादा चेंज हुआ था, अपने को देखने को मिला यहाँ पे। जब सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे बढ़ी तो आप यहाँ पे सीधे 2014 से 18 लगा दोगे। इन द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर, चलो इसको भी देख लेते हैं ऊपर ही अपन, मार्क्स द टारगेट डेट फॉर, इसका क्या मतलब है भाई साहब, ऊपर ही अपन पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने को चीजें मिलेगी तो अपन उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। क्लियर है? अब देखो इसको भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे यहीं कहीं पर। द ग्लोबल टाइगर फोरम एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैज अ सेट गोल फॉर डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। तो जब भी आपको सन 1 दिए हो, नंबर वगैरह दिए हो, तब तो आप सीधे उन्हीं के ऊपर फोकस करो, जाओ पैसेज में देखोगे यार कहाँ पे अपने को सन 1 दिया है। ठीक, तो यहाँ पे सन अपने को 2022 देखने को मिला तो हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया उसको, डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स। तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाओगे आप टिक कर दोगे डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स। ठीक, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और कोई है क्या वेटिंग रूम में? चलिए नहीं, द ईयर, ठीक है, 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज बीन मोस्ट रिलायबल बिकॉज क्या रीजन था, चलो देखते हैं। यहाँ पे अपने को पहले ऑप्शन भी पढ़ लेने, 83% टाइगर है, 1540 टाइगर है, सॉरी फोटोग्राफ की बात की जा रही है कि 83% यहाँ पर फोटोग्राफ किए गए, इसके अलावा 1540 टाइगर फोटोग्राफ किए गए। और क्या की चीज़ है, ऑल लिविंग टाइगर्स ऑफ इंडिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ऐसी बात भी नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है। देखते हैं अपन क्या चीज़ अपने को देखने को मिलती है 2018 सेंसस के बारे में। अभी देखो यहाँ पे मुझे कुछ 2018 दिख रहा है, 2018 दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं कि 2018 सेंसस इज फाउंड टाइगर इन न्यूअर एरियाज, ओके, ओवर द इयर्स देयर हैज बीन फोकस ऑन द टाइगर्स एरियाज अंडर टेरर। तो यहाँ पे तो अपने को कुछ चीज़ काम की मिली नहीं जो जिसमें अपन टिक कर सकें। ठीक, फिर चलते हैं अपन थोड़ा सा और ऊपर, और देखो मैं जैसे ही ऊपर गया मुझे यहाँ पे कुछ परसेंट वगैरह देखने को मिले, 69%, 83%। तो 83% का ऑप्शन दिया गया था वहाँ पे, लेकिन 69% का शायद ही था, देख लेते था कि नहीं था, 69% का नहीं था। इट मीन्स 83% इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अपने को थोड़ा वेरीफाई कर लेना होगा, पढ़ लेना होगा क्या चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि 2018 फिगर हैज ए ग्रेट डिग्री ऑफ क्रेडिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एज मेनी एज 2461 इंडिविजुअल टाइगर, 83% ऑफ द टोटल हैव एक्चुअली बीन फोटोग्राफ। यानी कि यार 83% टाइगर्स फोटोग्राफ किए गए थे 2018। ओके, तो हम वहां पे डायरेक्टली लगा देंगे 83%। ओके, 83%। तो ये सीन रहेगा यार, आपको यही करना है, पहले क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि आप पूरे पैसेज को पढ़ोगे ना, अगर आपने मान लो पूरे पैसेज को पढ़ भी लिया तो 100% गारंटी तो नहीं है कि आप एक बार में पूरे पैसेज को समझ जाओगे, नहीं है ना। एक बार में अगर आप पूरा पैसेज भी समझ जाओगे और फिर भी अगर आप क्वेश्चंस पर आओगे तो आपको वापस ऊपर जाना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में जाओगे ही जाओगे आप। ठीक है, तो हम बाद में भी तो जा रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि यार हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखें, इनको पढ़ लें क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद में अपन ऊपर जाएं, और जैसे ही आपको कुछ भी रिलेटेड चीज मिले आप समझ जाना कि हाँ यार ये तो अपना आंसर है। ठीक है, अगर आप पैसेज करने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस करते हो तो आपको यही ट्रिक आजमानी चाहिए। और देखो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर, सजेस्ट क्या करना चाहता हूं, सजेस्ट ये चीज करना चाह रहा हूं भाई साहब कि ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंड्यूसिव। ठीक है, इसके अलावा और भी देखते हैं अपन थोड़ा। कंड्यूसिव का मतलब होता है मतलब फेवर में होना, फेवर में होना, या फिर कहें अनुकूल होना, हिंदी में बोले तो एकदम शुद्ध हिंदी में तो अनुकूल होना। और भी चीजें हैं यहाँ पर, मतलब जो आपके जो पैसेज होते हैं ना, पैसेज उनके लास्ट में 8वें 9वें 10वें में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपकी वोकेबुलरी बेस्ड होते हैं, ग्रामर पे बेस्ड होते हैं, कि किसी का सिनोनिम पूछ लिया या फिर ये पूछ लिया कि भाई साहब इसका मतलब यहाँ पर क्या है। तो ऐसे पैसेज के इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक सबसे बढ़िया अप्रोच ये हो सकती है अपनी, कि जो आपके पास परीक्षा अध्ययन है या फिर जो भी आपके पास परीक्षा बोध है उसमें आप सारे पैसेजेस देखो, बाकी क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लास्ट में आपको पैसेज में जो 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं इनको आप जरूर देख लो। वैसे कहने को ही अनसीन पैसेज है, लेकिन अनसीन पैसेज सिर्फ कहने को ही है, कई बार सीन पैसेज ही आपको देखने को मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक, जो आपके परीक्षा अध्ययन या बोध में आए हुए हैं ना, वहीं से कुछ पैसेज भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी लास्ट में, बाकी सब नहीं पढ़ना है, लास्ट के 2-3 जो क्वेश्चंस होते हैं
उनको आप एक बार देख लेना, याद भी नहीं करना, बस एक बार देख लेना। जैसे यहाँ पे आप कंडीसिव का मैंने बता दिया कि यार हेल्पफुल, अनुकूल हो ना, हेल्पफुल है, ठीक, तो आपको ये याद रहेगा, याद रहेगा, चाहे आप जितनी कोशिश कर लो इसको भुलाने की, याद रहेगा मतलब रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उनको देख लेना एक बार, जितने भी आपके पास पैसेजेस हैं अपनी परीक्षा बोर्ड में, तो लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है वो वोकेबलरी पर भेज दें, तो उनको आप जरूर एक बार ट्राई कर लेना। क्लियर है? तो ये चीज बताना चाहता था मैं आज की क्लास के माध्यम से।